Hello everybody. So the topic that we are going to study is very important. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन. हमने देखा था फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन. बेसिकली ये जो दो चीज़ देखा था. हमने देखा था फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करते हैं और जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले पार्ट में, जैसे अगर कोई बॉडी है मूव कर रहा है तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है. अगर मान लो सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन, अगर सरफेस रफ है तो ऑब्वियस सा बात है फ्रिक्शन लग रहा होगा. तो कैसे कैलकुलेशन करते हो ये सब चीज़ देख चुके हैं. आज का जो टॉपिक है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में क्लिक करना चाहिए पिक्चर. जब पिक्चर इन द सेंस जब मैं उस चीज़ को बताऊँ आपको, तो आपको बिल्कुल माइंड में ले के चलना है. इन फिजिक्स यू विल हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन माइंड. अगर आप अजम्पशन कर लोगे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. बस फिजिक्स में यही करना है आपको, बिल्कुल माइंड में उस चीज़ का पिक्चर बना लेना. उसके बाद कोई भी चीज़ टफ नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस टॉपिक. टॉपिक जो है आज का वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्शन. जो पहला टॉपिक है आज का वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्शन. मतलब आज हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए या मिनिमम कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए. फाइन. या तो मैक्सिमम फ्रिक्शन या मिनिमम फ्रिक्शन का मेरा मतलब है या तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहे कितना फ्रिक्शन हो, या तो उस ऑब्जेक्ट को चलने के लिए कितना फ्रिक्शन लगे. क्योंकि मैंने तो बता दिया फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि रेजिस्ट करता है मोशन को. तो या तो मोशन को प्रॉपरली रेजिस्ट करेगा, ऑलरेडी कोई फोर्स लगा होगा तो उसके लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा, या तो मिनिमम कितना चाहिए होगा, ये बात होगा. सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से. हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. मान लो ये एक ब्लॉक है, 8 kg का ये ब्लॉक है. इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का. इस पे एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का. और इस डायरेक्शन पे इस पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का. और जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है उसका जो म्यू है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो है 0.2. अब देखो इस केस में अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम बताना है फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्शन बताना है मुझे, इस केस में क्या होगा. सबको पता है फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि रेजिस्ट करेगा. सिस्टम को देखो ध्यान से. फोर्स किधर ज़्यादा, फोर्स इधर ज़्यादा, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ब्लॉक तो मूव करेगा इधर. मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इधर. और फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, अगर मैं फ्रिक्शन बोलूँ स्टैटिक है अभी ब्लॉक, तो मतलब म्यू इंटू एन लगेगा. म्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.2. एन कितना होगा, बिना सोचे समझे 8 इंटू जी मतलब 80. कितना हो गया ये हो जाएगा, ये एक 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 16. मतलब ये यहाँ पे लग रहा है 16 न्यूटन. अब ध्यान से समझो, मैंने अभी बोला था आपके माइंड में प्रॉपर पिक्चर होना चाहिए. फ्रिक्शन मैं मानता हूँ इधर F0, और मैं इन दोनों साइड में रेंज लिखूंगा. मैं इसका रेंज लिखूंगा. अब ध्यान से समझो ये पूरा सिस्टम को, जो ये सिस्टम है, ध्यान से समझना. इधर 16 है ये, फाइन, ये 16 है. इधर 15 लगा रहा है और ये 16 लगा रहा है. क्या ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रेजिस्ट कर जाएगा. नहीं करेगा. तो इसमें कितना ऐड करूंगा कि ब्लॉक मूव करेगा.
तो अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूँ तब तो मूव कर जाएगा, फिर से समझो, ये 16 है, इनिशियली तो मूव नहीं करेगा क्योंकि भाई ये 15 न्यूटन ही इसको फोर्स दे रहा है, मतलब ब्लॉक तो चल ही नहीं पाएगा। तो मैं कितना ऐड करूँगा, एक 16 हो जाएगा, तब मैं बोल सकता हूँ ये मूव कर सकता है, 16 का कमी है। ये एक और यहाँ 50, क्या हो गया, यहाँ 50 और ये एक, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर मैं पूरा कर दूँ तो 50 + 1 तो हो जाएगा 55, हो जाएगा कितना, 55 न्यूटन। इधर का रेंज आ गया मेरे पास 55 न्यूटन। और इधर का जो मिनिमम रेंज होगा, जो मिनिमम रेंज है वो कितना होगा, ये बताओ मुझे। सो वो बहुत इजी है, ये 16 है, 15 है, मतलब 16 न्यूटन तो मुझे चाहिए ही चाहिए इसको मूव ना करने दो तो मैं, फाइन, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। मान लो एक ब्लॉक है 4 kg का, 4 kg का एक ब्लॉक है जिस पे यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है 10 और यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है 120 न्यूटन और ऊपर से भी एक फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन, ऊपर से भी एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन। और जिस सरफेस पे ये ब्लॉक है वो सरफेस म्यू इज इक्वल्स टू 0.3 पे है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.3 है उसका कोफिशिएंट। अब देखते हैं, तो पहले ध्यान से समझो, 120 इधर 10 इधर, किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ, फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ। तो जो एफ एस होगा वो क्या होगा, वो होगा म्यू इंटू एन। लेकिन क्या एन इस केस में आप 4G मतलब 40 लिखोगे क्या, नहीं, एक और भी तो फोर्स है जो नीचे की तरफ 10 लग रहा है, 10 ये और 40 ये, तो मैं एन कितना लिखूंगा 50। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 50, ये आ जाएगा 15 न्यूटन। मतलब मुझे पता चला ये तो 15 न्यूटन है, ये तो 50 न्यूटन है, मुझे पता चल गया, ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अब देखो अब क्या होगा, अब सबसे पहले जो मैक्सिमम रेंज होता है वो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, 15 है, ये 10 है, 10 में कितना बार, 10 में अगर मैं 5 करूँ तो 15 होगा, मतलब 5 यहाँ पे ऐड होगा, 5 यहाँ पे ऐड होगा, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा, मतलब 125। तो इसका ये रेंज आ गया। ये वाला रेंज क्या होगा, ये रेंज क्या होगा, ये वाला रेंज देखो बहुत इजी है, ये तो 5 ऐड करना पड़ेगा इसमें, मतलब ये तो पूरा हो गया आपका ख़त्म यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ देखो 120 इधर है, 15 इधर है, अगर मैं 120 माइनस 15 कर दूँ तो मुझे तो ये रेंज मिल ही जाएगा, जो कि होगा 95। क्लियर है बात, 95। वापस से एक बार और समझा देता हूँ, इधर 120 था, इधर 10 था, फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब इधर म्यू इंटू एन किया, यहाँ पे एन होगा 50 क्योंकि 4 इधर है 10 इधर है, 4 इंटू जी 40 और ये 10 50, ये 15 लगा। यहाँ 10 था, 10 में कितना 15, 5 ऐड करूँगा तो 15, मतलब 5 अगर मैं यहाँ 5 यहाँ ऐड करने का मतलब ये है कि ये तो पूरा ओवरकम हो गया, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। 5 ऐड करना, 5 यहाँ पे ऐड किया 125, समझ में आया बात। अब 10 तो इसको मिल ही रहा था, 5 बचा हुआ था तो 5 25। अब 95 मिनिमम 120 माइनस 15 कितना हो गया 95, ये रेंज हो गया। समझ में आया बात, बहुत इजी है, एकदम कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो अगला हेडिंग है वो है 2 ब्लॉक सिस्टम।
टू ब्लॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको भी ध्यान से समझना। टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक्स सिस्टम, दो ब्लॉक सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पे 2 kg का, 2 kg का एक ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक है हमारे पास जो कि है 3 kg का, जो कि है 3 kg का। ये दोनों ब्लॉक्स रखे हुए हैं सरफेस पे, और बोला गया सरफेस स्मूथ है, अभी तक तो सरफेस स्मूथ है। ये बोला गया कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, सरफेस आर स्मूथ। ये सरफेस स्मूथ है, लेकिन ये तो सरफेस स्मूथ है, ये नहीं बोला गया है। मान लो इन पे फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, और बोला गया ये रफ है जिसका म्यू है 0.2। अब ध्यान से समझना बात। और इस ब्लॉक को एक फोर्स है F0 जो कि इस तरफ खींच रहा है, इस ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा है, एक फोर्स है F0। ठीक है, अब माइंड में पहले तो ये पिक्चर आप क्लियर करो, ये स्मूथ है, ये इस तरफ खींच रहा है, तो ध्यान से समझना। देखो ये F0 है, ये ब्लॉक मान लो इधर इधर जाएगा। माइंड में क्लैरिटी बनाओ, इस पिक्चर का क्लैरिटी बनाओ। ये इधर जाएगा तो ये भी तो इस पर स्लाइड होगा ना इधर, लेकिन ये किधर स्लाइड होगा? ये इधर इधर स्लाइड होगा। ये इधर अगर मैं खींचूंगा अचानक से फोर्स से, ये ब्लॉक इधर स्लाइड होगा, मतलब इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन तो कहीं पे इधर लगेगा, जो कि म्यू इंटू एन होगा, मतलब 0.2 इंटू 20, जो कि लगेगा 4n। अब जब इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इस वाले के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पे। ये तो स्मूथ है, लेकिन इस वाले को तो इधर लगेगा, ऊपर वाले सरफेस पे। अपोजिट कंसेप्ट है। इस पे कितना लगेगा? यही वाला इधर लग जाएगा 4n, इस पे भी तो वही लगेगा। समझ में आया बात? क्योंकि पूरा सरफेस तो रफ है, क्योंकि एक टाइम पे अगर इधर जाएगा तो एक टाइम पे तो अपोजिट भी तो होगा वो चीज़। ठीक है, अब अगर मैं पहले के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखूं, मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, तो मैं लिखता हूँ F0 माइनस 4 इज इक्वल टू मास है 3 इंटू एक्सलरेशन। और मैं दूसरे के लिए अगर लिखूँ तो दूसरे पे एक ही फोर्स लग रहा है 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ से आया ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ ए 2, तो मेरे पास आएगा F0 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास आया F0 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। तो मेरे पास तो ये आया कि ये जो F0 है वो 10 न्यूटन है, ये आया मेरे पास। अब कुछ स्टेप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्लॉक सिस्टम में। वो स्टेप्स अगर याद हो गए, क्वेश्चंस तुरंत हो जाएंगे, टू ब्लॉक्स के क्वेश्चंस तुरंत हो जाएंगे। जो पहला स्टेप है, तो स्टेप 1 है, वो है अज्यूम। हमें पहले तो अज्यूम करना है, अज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर with same acceleration, with same acceleration। मान लो ये एक्सलेशन को a0 है, ये कोई भी एक्सलेशन है। सेकंड स्टेप पे जो अजम्पशन है वो है FBD ऑफ वन ब्लॉक, FBD ऑफ मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वन ब्लॉक, एंड calculated acceleration, find friction required for blocks to move together,
पहले तो अज्यूम कर लो एक ही एक्सीलरेशन चल रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या करो, FBD लगाओ, एक्सीलरेशन फाइंड करो और फ्रिक्शन फाइंड करो कि इतना फ्रिक्शन हो कि ब्लॉक्स साथ में मूव कर रहा हो। तीसरा स्टेप, द थर्ड स्टेप एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप, कंपेयर the friction calculated in step 2 with maximum friction possible। मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन पॉसिबल है उसमें, विथ मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल। मतलब अगर F ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन हमने फाइंड कर लिया वो बड़ा है मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तो हम बोलेंगे जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है। अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, अजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अलग ऑब्वियस सा बात है, ब्लॉक्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। और अगर F जो कैलकुलेटेड फ्रिक्शन है या तो बराबर आ जाए मैक्सिमम के, या तो उससे छोटा आ जाए, तो हम बोलेंगे कि अजम्पशन सही है और ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे, ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। समझ में आया बात, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो ये तो ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2 kg का है और ये ब्लॉक है 3 kg का है, ये ब्लॉक 3 kg का है, और इसमें बोला गया है ये 20 न्यूटन से आगे लेके जा रहा है, ये 20 न्यूटन से आगे लेके जा रहा है। पहला स्टेप और इसका जो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो 0.2 है। तो मेरा जो पहला स्टेप है सबसे ईजी स्टेप है, मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा, कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा सबका। मैं फाइंड करूँगा कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा मैं। सबको पता है F = ma होता है, इट मीन्स A = F/m होगा। तो अगर मैं कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करूँ तो A = F/m। F कितना है यहाँ पे, F है 20 और मास कितना होगा, मास होगा 3 + 2 दैट इज 5। एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 4 मीटर/सेकंड²। दूसरा पॉइंट बोला था मैंने, पहले तो कैलकुलेट करो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है, जो नॉर्मल फ्रिक्शन है उस बॉडी पे। नॉर्मल फ्रिक्शन लगेगा इस पे 0.2 इंटू, बस ये सरफेस है मतलब 2 × 10, मतलब जो नॉर्मल फ्रिक्शन है वो तो 4 न्यूटन है। अब देखो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं NLM बनाऊं, जो तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं NLM बनाऊं तो ये 2 है, ये 2 है, मैं बोल रहा हूँ ये इधर एक्सेलरेशन जा रहा है। और अगर मैं FBD बनाऊँ, ये आगे जाएगा, इधर एक फ्रिक्शन लगेगा और एक फ्रिक्शन लगेगा इधर F, तो मैं बोलूँगा इधर एक फ्रिक्शन लगेगा F। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ फोर्स तो F = मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × A, मतलब F = 2 × 4 दैट इज 8। तो क्या 8 बड़ा है मैक्सिमम फ्रिक्शन से, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अजम्पशन हमारा रॉन्ग है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग। स्टेप्स पता है, बस बहुत इजी हो गया है ये क्वेश्चन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग, इट मीन्स blocks will move with different velocity। blocks क्या मूव करेंगे, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। जब अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे तो मैं अलग अलग एक्सेलरेशन निकालूंगा, मतलब ये 2 है, मैंने बोला ये A1 से मूव कर रहा होगा, ये A1 से मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ पर होगा μ × N1
मतलब म्यू के इंटू एन, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा म्यू के इंटू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। अगर मुझे इसका एक्सलेशन निकालना हो तो मैं ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है, एफ का वैल्यू यहाँ पे म्यू के इंटू 20/2, यहाँ से ये आ जाएगा। और अगर मैं दूसरे ब्लॉक के लिए बोलूँ, दूसरा ब्लॉक क्या है, दूसरा ब्लॉक 3 है, जिस पे यहाँ पे भी लग रहा होगा म्यू के इंटू एन, लेकिन इस पर क्या हो जाएगा, इस पर 20 वाला ही एन आएगा क्योंकि ऊपर वाले के थ्रू आ रहा है, रफ सरफेस तो ऊपर ही है और ऑलरेडी एक 20 का फोर्स लगा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ ये मूव कर रहा है A2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन है उस डायरेक्शन से फोर्स कंसिडर करता है, तो 20 माइनस म्यू के इंटू 20 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3। आया बात समझ में? तो अलग अलग एक्सलेशन से मूव करेंगे और एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन ये होगा इस केस में। फ्रिक्शन का जो लास्ट टॉपिक है और आज का भी जो लास्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? देखो एक इंक्लाइन है, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, कुछ ऐसा। इंक्लाइन ड्रॉप करता हूँ, ये इंक्लाइन है, फाइन। इस इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ ऐसा, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ये ब्लॉक स्टेबल है, लेकिन मान लो एक टाइम पे इनिशियली ये थीटा था, मान लो इनिशियली एक थीटा था ये। एक टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने इसके इंक्लिनेशन चेंज कर दिया, और इंक्लिनेशन मैंने ऐसे चेंज किया कि ये ब्लॉक जो है ना नीचे आना स्टार्ट हो गया, ये ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया। एक टाइम पे इंक्लिनेशन चेंज कर दिया मैंने ऐसा कि ये ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो एंगल, ये जो मिनिमम एंगल जो था चेंज का ऑन द इंक्लाइन प्लेन, that is required in order to move the block towards down the incline is known as angle of repose. मतलब it is the minimum angle, of an inclined plane on which the block that was initially at rest, पहले तो रेस्ट पे था, at rest will start moving down the incline, क्या किसी फोर्स की वजह से मूव करेगा? नहीं, एंगल चेंज किया अपने आप मूव करेगा बाय इट सेल्फ। अब ध्यान से समझना, मान लो इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, इस ब्लॉक का मास है m है। सबको पता है इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, NLM में, ये होता है mg साइन थीटा, ये होता है mg साइन थीटा। जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जो नॉर्मली फ्रिक्शन लगता है वो मैक्सिमम होता है, वो लगेगा इधर F मैक्स। तो ये जो F मैक्स है वो कितना होगा? जब ये mg साइन थीटा है मतलब ये तो mg कॉस थीटा होगा, mg कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है F मैक्स, उसका वैल्यू होगा म्यू mg कॉस थीटा, फाइन, म्यू mg कॉस थीटा। और F मैक्स किसके बराबर है? mg साइन थीटा के बराबर है इक्विलिब्रियम से। तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg कॉस ऑफ थीटा, म्यू mg कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा,
और mg से mg है कैंसिल, टेन थीटा का वैल्यू हो गया म्यू। सो मतलब मेरा जो थीटा का वैल्यू आया वो आ गया टेन इनवर्स म्यू। सो जो एंगल ऑफ रिपोज है वो है टेन इनवर्स म्यू। आया बात समझ में, टेन इनवर्स म्यू। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। यहाँ पे फ्रिक्शन होता है ख़त्म, सारा कुछ देख चुके हैं हम फ्रिक्शन में। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, WPE। हम देखेंगे वर्क, व्हाट इज़ वर्क, उसमें देखेंगे पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। वर्क देखेंगे, वर्क के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। अभी तक बेसिकली हमने जो क्लास 9 में पढ़ा था वो दैट वाज एन बेसिक वर्जन ऑफ WPE। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी, क्योंकि उससे पता चला कि वर्क क्या होता है। एक नॉर्मली जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम बोलते हैं वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम वर्क पढ़ेंगे थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स वाला वर्क पढ़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन से भी कैसे देख सकते हैं, और थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विथ WPE। थैंक यू।